एमकॉम फाइनल एवीएसटी के प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपके एमकॉम फाइनल एवीएसटी में 5 पेपर हैं। तो उस पेपर में एक आपका जीएसटी का पेपर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और दूसरा आपका पेपर है टैक्स प्लानिंग कर नियोजन। टैक्स प्लानिंग कर नियोजन, तो ये आपका ऑप्शनल पेपर है। तो इस ऑप्शनल पेपर में आपको क्या करना है कि ये टैक्स प्लानिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। टैक्स प्लानिंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, आज के युग में सारी जो इनकम है वो ऑनलाइन कंप्यूटर्स के जरिए सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और सारी आपकी आय जो है उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। यानी कि आपकी जो भी आय है वो सरकार की नज़रों में आ रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले ही आप अपने कर का नियोजन कर लें। कर नियोजन करने का मतलब ये है, कर नियोजन का अर्थ ये है कि आप अपनी आय पे कम से कम टैक्स अगर आप देना चाहते हो तो उस टैक्स को बचाने के लिए आपको बहुत से जगह विनियोग करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, ताकि आपके ऊपर आयकर कम से कम लगे और आपको भी उसमें फायदा हो। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इंडिविजुअल व्यक्ति सैलरीड पर्सन्स के लिए क्या किया है कि 2 टैक्स की रेट दी है। एक तो नए टैक्स की रेट है, नए स्लैब बताए हैं, और दूसरा जो अब तक आपका पुराना सिस्टम जो चलता आ रहा था वो सिस्टम के आधार के ऊपर इनकम टैक्स की व्यवस्था आयकर आप दे सकते हैं। अब समस्या ये है कि कर्मचारी जो अपने टैक्स की प्लानिंग करे तो उसमें नया जो टैक्स का सिस्टम आया है उसमें तो प्लानिंग के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था या छूट नहीं है ज़्यादा। तो उसमें तो आपको क्या है कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो आपकी इनकम है, आप उसको छुपाएं ना। भली भांति उसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्पष्ट करें, सरकार को बताएं आपको आपकी वास्तव में इनकम कितनी है। इनकम को छुपाने की कोशिश न करें। कर प्लानिंग में जो कर नियोजन है उसमें क्या है कि आप कर कम से कम कर भार आपके आए, जो इनकम टैक्स में नियम कानून बने हुए हैं उनकी पालना करते हुए आप कर बचाने की कोशिश करें। अगर आपने आयकर के नियमों का पालन नहीं किया है और आपने किसी आय को छुपाया है, किसी जो आयकर का नियम है उसकी आपने गलत व्याख्या करी है और उसका इंटरप्रिटेशन आपने अलग लिया है, यानी इस तरह से धोखाधड़ी से किसी नियम की गलत व्याख्या करके किसी आय को न बता करके अगर आप अपना कम का भार कम करना चाहते हैं तो ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये तो कर चोरी है, कर अपवंचना है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है। ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको तो एक सैलरी पेड वेतनभोगी कर्मचारी होने के नाते आपका टैक्स किस तरह से बच सकता है। अगर आप नए कर्मचारी हैं तब तो देखो जो नई टैक्स की रेट आई है, नई टैक्स स्लैब, उसके आधार के ऊपर ही आप टैक्स देंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप पुराने कर्मचारी हैं, आपको सर्विस करते हुए 10-12 साल 15 साल हो गए हैं, तो उसमें आपको क्या है कि जो पुरानी कर की व्यवस्था आयकर की चली आ रही है सैलरी पेड पर्सन्स के लिए, उसको आप फॉलो करोगे तो वो आपके फायदेमंद रहेगा। और फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा इसके लिए तो आपके पास विकल्प है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको दोनों तरीके से आप निकाल के देख लो कि आयकर जो है ओल्ड सिस्टम में आपका कम बैठता है या नए वाले सिस्टम में कम बैठता है। हाँ, ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपने आयकर का एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया ना तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे न्यू सिस्टम में आपने अगर रिटर्न भर दी है तो अब आपको आने वाले कर निर्धारण वर्षों में न्यू सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा, और पुराने सिस्टम से आप कर भर रहे हो और अभी भी आपने पुराने सिस्टम को ही चालू रखा है तो फिर आप पुराने सिस्टम से ही आपका आयकर भरेंगे।
अब एक जो वेतन भोगी कर्मचारी है, एक सैलरीड पर्सन है, वो अपनी आय कर का नियोजन किस तरह से कर सकता है? कर नियोजन का करने के लिए उसको मैं आज कुछ आपको एक सैलरी पेड पर्सन्स को कर कम से कम लगे, आपके आयकर में बचत हो और आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें या आपके भी उसमें फ़ायदा हो, विभाग को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, नियम कानून का पालन करते हुए आप कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टैक्स प्लानिंग है, ये आपका कर नियोजन है। एमकॉम के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में जो इनकम टैक्स पढ़ी है, आयकर, टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस, तो वो सेकेंड ईयर की जो इनकम टैक्स की किताब में जो भी आपने चैप्टर पढ़े थे, वो मैं आशा करता हूं कि वो अभी आप अपनी मेमोरी में उनको वापस याद करें। अगर आप भूल भलैया अगर आपको हो गई है तो वापस ये कोशिश करें कि उन नियमों को एक बार वापस सरासरी नज़र से दोबारा एक किताब की रीडिंग ली जाए, ताकि आपको जितने भी आयकर के प्रावधान थे वो आपके दिमाग में तरोताज हो जाएं। तो ये जो टैक्स प्लानिंग का जो पेपर आपका ऑप्शनल पेपर है, इसमें आपको क्या है कि इसकी जो फाउंडेशन और नींव है, वो जो आपने इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ी थी वो इसका आधार है, उसकी फाउंडेशन है। यानी कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको ये मान के चलता हूं कि बीकॉम सेकेंड ईयर में जो आपने इनकम टैक्स पढ़ा था, वो सारे के सारे प्रोविजंस की जो मोटा मोटी रूपरेखा है वो अभी आपको याद है। अगर आप बिल्कुल ही साफ हो गए हैं तो एक बार कोशिश कीजिए, उस सारे सिलेबस को एक रीडिंग मारिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये टैक्स प्लानिंग का चैप्टर आपको समझ में आए और सारी ये टैक्स प्लानिंग की जो किताब है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, अगर आपने सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स को दोबारा अगर अच्छी तरह से याद कर लिया। अब वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए क्या है कि आयकर कम लगे, कब आयकर का भुगतान किया जाए और उसको फायदा मिल जाए, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हाउसिंग लोन। मकान बनाने के लिए या खरीदने के लिए ऋण लेना। अगर आपने मकान बनाने के लिए ऋण लिया है, चाहे वो मकान आप स्वयं के रहने के लिए है या किराए पे उठाने के लिए आप मकान बना रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वित्तीय संस्थाओं से आप मकान बनाने के लिए क्या करें, लोन लीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तो आपका मकान बन के तैयार हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरा क्या है कि बैंक को आप जो हर महीने मासिक किस्त दोगे ना, तो उस किस्त में दो हिस्से होते हैं। एक तो मूलधन का हिस्सा होता है, प्रिंसिपल पार्ट, और एक होता है आपका ब्याज का हिस्सा, इंटरेस्ट पार्ट। तो गत वर्ष में जो भी आपने इंस्टॉलमेंट्स का जो पेमेंट किया हाउसिंग लोन का, उसमें आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी भी छूट मिलेगी, और जो आपने मूलधन का हिस्सा दिया है उसकी भी छूट मिलेगी। इससे क्या होगा कि आपके कर में बचत होगी और सरकार को जो कर दे रहे थे उसके बदले में आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो गई है। ये आपको सबसे बड़ा फायदा है, कर भी कम लगा और इधर से आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो गई है। अब इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो स्वयं के रहने का जो मकान होता है ना, इंटरेस्ट ऑन रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस अगर आपने बनाया है, खरीदा है, मरम्मत कराई है, तो ऐसे लोन में क्या होता है कि 31 मार्च 1999, यानी कि 31/3/1999 से पहले अगर आपने लोन लिया है तब तो आपको छूट मिलेगी 30,000 रुपये की, और इसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो उसमें आपको इंटरेस्ट और लोन की रहने के मकान के लिए ये आपकी 2 लाख रुपए की लिमिट है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो आप एनुअल वैल्यू नील करोगे रहने के मकान की, तो माइनस में 2 लाख चल जाएगी, कम है तो कम मिलेगी। और बाकी जो अदर हाउसेज हैं रहने के मकान के अलावा, उनमें जितना भी ब्याज है वो पूरा कट जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सैलरी पेड पर्सन के लिए कर नियोजन के सबसे पहले आपने क्या किया, रहने का मकान खरीदा,
लोन लिया और लोन के लिए आपने इंटरेस्ट की छूट ली और दूसरा उसका जो मूलधन का हिस्सा है, प्रिंसिपल पार्ट है, उसकी भी छूट ली। अच्छा, अब बात आती है कि हाउसिंग लोन तो आपने ले लिया, अब और कौन सा उपाय है जिसके जरिए आपका कर नियोजन, आपका कर दायित्व कम से कम बैठे। तो इसके लिए क्या है कि आयकर के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कुछ कटौतियां हैं। कौन सी कटौतियां? 80C से लेकर 80U तक की कटौतियां हैं, डिडक्शंस हैं। इन कटौतियों का क्या मतलब होता है कि आप पांचों शीर्षकों की जो कर योग्य आय निकाल के लाओगे और उसमें आपने हानियों की पूर्ति भी कर ली और उसके अलावा कोई मानी गई आय है वो भी आपने रिकॉर्ड कर ली, तो उस ग्रोस टोटल इनकम में से क्या होगा, जीटीआई में से ये कटौतियां कम हो जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि इन कटौतियों के कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उन नियम कानूनों का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे ये 80C की कटौती है तो इसका नियम बना हुआ है, इसमें आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब ये जो कटौतियों के डिटेल्स में आपको कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे कि भाई कौन कौन सी जगह अगर आप डिडक्शंस लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, धारा 80 में जो कटौतियां हैं वो दो प्रकार की कटौतियां हैं। एक तो भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियां हैं और दूसरी है आय संबंधी कटौतियां। अब जो आपके भुगतान एवं विनियोग संबंधी कटौतियां हैं उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या कि भुगतान गत वर्ष में किए जाने चाहिए, जो आपका गत वर्ष प्रीवियस ईयर्स है उसमें इसका पेमेंट होना चाहिए जो कटौती आप लेने चाह रहे हो, और भुगतान कर योग्य आय में से किया गया हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, और भुगतान स्वयं करदाता द्वारा किया गया हो, ये भी है। जो असेसी करदाता है वो इन कटौतियों के लिए गत वर्ष में भुगतान करेगा, तभी आपको छूट मिलेगी। अब इसमें विभिन्न जो कटौतियां हैं, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कटौती एक ज्यादातर मैं देखता हूं कि जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सैलरी पेड पर्सन्स हैं, वो इस 80C की जो कटौती है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पराय कर नियोजन करने वाले कर्मचारियों को मैंने देखा है कि 1.5 लाख रुपए की जो अपनी लिमिट है उसको येन केन प्रकार पूरा कर लेते हैं, थोड़ी कम बेसी रहती है तो और उसमें इन्वेस्टमेंट करके इसका फायदा उठाते हैं। तो ये जो 80C की जो कटौती है, इस 80C की कटौती में आप किन किन जगह पे पैसा लगाओगे तो आपको ये कटौती मिलेगी। तो इसके लिए देखो, एक तो क्या है कि जीवन बीमा प्रीमियम में अगर आप पॉलिसी लोगे तो LIC को जो आप प्रीमियम दोगे उस अमाउंट की इस 80C में छूट मिलती है। दूसरा, आपकी भविष्य निधि में जो आप अंशदान देते हो वो भी 80C के अंदर ही छूट मिलती है। कुछ अंशों एवं ऋण पत्रों में भी आप विनियोग करते हो तो वो भी 80C में आता है। अब ये बात जरूर है कि जो जीवन बीमा प्रीमियम की जो पॉलिसी है उसकी फेस वैल्यू से 20% से ज्यादा प्रीमियम आप नहीं दे सकते। बीमा प्रीमियम की पॉलिसी के 20% तक प्रीमियम दिया है, उसी की आपको छूट मिलेगी। अच्छा, ये जो सैलरी पेड पर्सन है ये स्वयं के लिए पॉलिसी ले सकता है, अपने जीवन साथी के लिए ले सकता है तथा अपने बच्चों को, बालिग या नाबालिग, पुत्र या पुत्री, विवाहित या अविवाहित के लिए पॉलिसी ले सकता है। इनकी पॉलिसी व्यक्तिगत भी हो सकती है और आपस में सामूहिक पॉलिसी भी हो सकती है। यदि सामूहिक पॉलिसी किसी अन्य के साथ ली गई है तो ऐसे प्रीमियम पे कोई कटौती नहीं मिलेगी। आप अपनी पत्नी, आपके बच्चे जो आप पे डिपेंडेंट हैं और आप स्वयं, तो कोई बाहर का व्यक्ति अगर ज्वाइंटली लेता है तो उस प्रीमियम की आपको इसमें 80C के अंदर छूट नहीं मिलेगी। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम है वो पॉलिसी की वैल्यू के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने, जीवन बीमा पॉलिसी ली, भविष्य निधि में अंशदान दिया, 80C की डिडक्शन के लिए कौन कौन से और अमाउंट हैं जिसमें आपको 80C की कटौती मिल सकती है। अब इसमें सरकारी कर्मचारी की दशा में
सरकार द्वारा कर्मचारी को डेफर्ड एनुटी स्थगित वार्षिकी का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन में से काटी गई राशि, ऐसी राशि कर्मचारी के वेतन के 20% तक कटौती योग्य है। ऐसी राशि कर्मचारी, उसके जीवन साथी या संतान को लाभ देने के उद्देश्य से काटी गई है। ये एटीसी में आप विनियोग कर सकते हैं, आपको एटीसी में छूट मिलेगी। कर नियोजन के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एटीसी में बहुत से अमाउंट है विभिन्न प्रकार के, जैसे कर्मचारी अगर भविष्य निधि में अंशदान करता है तो भविष्य निधि भी 3 प्रकार की है। वैधानिक भविष्य निधि है, प्रमाणित भविष्य निधि है और अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड, ये भी आपकी भविष्य निधि है। तो इसमें जितने पैसे आप जमा कराओगे एटीसी के 1.5 लाख की छूट के अंतर्गत ये शामिल हो जाएंगे। करदाता द्वारा 15 वर्षीय पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर जो राशि जमा कराई है वो भी आपकी एटीसी के अंतर्गत आएगी। राष्ट्रीय बचत पत्र एनएससी के 8वें और 9वें निर्गमन में आपने विनियोग किया है तो वो भी आपकी एटीसी के अंतर्गत आएगी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट से जुड़ी बीमा योजना में विनियोग किया है वो भी एटीसी के अंतर्गत आएगी। जीवन बीमा निगम एवं अन्य बीमाकर्ताओं को वार्षिक प्राप्ति के उद्देश्य से कोई अंशदान किया है तो ऐसी अंशदान की राशि वर्तमान में इस हेतु नई एवं पुरानी जीवन धारा एवं जीवन अक्षय योजना को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय, अब ये देखिए ये पिछले 2-3 साल से ये एक नया एटीसी के अंदर जो क्लोज जोड़ा गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित पेंशन निधि में अंशदान। इस हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास ऋण खाता योजना होम लोन अकाउंट स्कीम को अधिघोषित किया गया है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एटीसी की छूट आपको मिलेगी। पारस्परिक कोष धारा 23D तथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अनुमोदित पेंशन योजना में वेस्ट द्वारा किया गया अंशदान, इसमें भी आपको छूट मिलेगी। निम्न और अन्य योजनाएं हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एटीसी की छूट मिलेगी। किसी सार्वजनिक कंपनी में जो आवास उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती है, आवास मंडल को शहरी नगरीय विकास एवं सुधार की विभिन्न योजनाओं में इन कंपनियों में आप पैसा लगाओगे तो भी आपको एटीसी की इसमें छूट मिलेगी। और मकान के लिए आपको बताया था कि अगर आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया है, खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उसमें जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप करते हो उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी छूट भी एटीसी के अंतर्गत ही मिलती है। इसके अलावा एटी छूट का दायरा देखो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसमें इसके अलावा गत वर्ष में अपने बच्चों को पूर्णकालिक शिक्षा हेतु किया गया ट्यूशन फीस का भारत में भुगतान, तो ये भी एटीसी के अंतर्गत बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो भी एटीसी के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। लेकिन अन्य कोई भुगतान, विकास शुल्क, दान, चंदा, प्रवेश इस धारा की कटौती उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल ट्यूशन फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस अधिकतम 2 बच्चों के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों एवं ऋण पत्रों तथा पारस्परिक कोष की यूनिटों में अभिधान के बराबर राशि का विनियोग, ऐसी कंपनी ऐसी प्राप्त राशि का प्रयोग पूर्णतः मूलभूत संरचना सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्थापित करने अथवा ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु करेगा तो भी एटीसी के अंतर्गत आपको इसमें छूट मिलेगी। इसके अलावा एटीसी के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड में अगर आप बॉन्ड्स में विनियोग करोगे नाबार्ड के तो भी आपको एटीसी में छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 के अंतर्गत विशेष खाते में जमा कराई गई राशि ये भी आपकी एटीसी के अंतर्गत आएगी। यदि किसी व्यक्ति ने निम्न के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता योजना में गत वर्ष में कोई राशि जमा कराई है तो इस जमा राशि पर धारा एटीसी की कटौती प्रदान की जाएगी। यानी सुकन्या समृद्धि खाता योजना में आप पैसे जमा कराओगे तो उसमें भी आपको एटीसी के अंतर्गत छूट दी जाएगी। तो ये एटीसी की छूट देखो कितना बड़ा एक लंबा चौड़ा दायरा है भाई। आपको 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम ही करना है। तो मैंने जो अभी आपको सारी बातें बताई हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए कि आपको 1.5 लाख रुपए की छूट लेनी है तो आप किन किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें। अब ज्यादातर क्या देखा गया है कि लोग हाउसिंग लोन लेते हैं
और ये एटीसी की डिडक्शन जो कटौती है वो लेते हैं। इसके अलावा सैलरी पेड पर्सन्स में आपकी एनपीएस की एक 50,000 की एडिशनल छूट और मिलती है। अगर आप एटीसी का जो एनपीएस का अमाउंट है वो एटीसी की 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड अमाउंट होता है एनपीएस का, तो उसकी आप 50,000 की एडिशनल छूट और ले सकते हैं। तो इसमें 50,000 की एडिशनल छूट आप इसमें ले सकते हैं एनपीएस के नाम से। तो अब इसमें क्या है कि ये तो हुई आपकी एटीसी की डिडक्शन। अब इसके अलावा ये पुराना कर ढांचा है, पुराना जो इनकम टैक्स का रूल है वो आपको बता रहा हूँ। अभी जो नई कर की दरें जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है उसके अंतर्गत इन सब कटौतियों को, डिडक्शंस को, इन सबको बंद कर दिया गया है। उसके अंदर नई रेट हैं और नई रेट को स्लैब छोटी छोटी बनाई है, 5%, 10% इस तरह से शुरू किया है। तो उसमें एक नया जो सैलरी पेड पर्सन है उसका कर भार कम ही आता है पुराने के कंपैरिजन में। पुराना जो सिस्टम है टैक्स का वो आपको तभी फॉलो करना है जब आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, विभिन्न प्रकार की आपने विनियोग कर रखे हैं, आप कटौतियों का दावा करते हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद होता है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है कि दूसरी जो एक महत्वपूर्ण कटौती है उसकी मैं आपको बता दूं कि एटीजी की एक कटौती है, यानी कि दान के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति पुनः संस्थाओं और कोषों में या कुछ ऐसे फंड्स, विभिन्न प्रकार के कोष सरकार द्वारा बनाए गए हैं, तो पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए विभिन्न कोषों में और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में जो चैरिटेबल का कार्य करती हैं उसमें अगर आप कैश में चेक से पैसा देते हैं तो आपको एटीजी के अंतर्गत आपकी कुल कर योग्य आय कम हो जाती है। उस एटीजी की छूट का आप फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आपके जो एटीडी की एक डिडक्शन है, एटीडी चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में है। तो उसमें अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए यह जो कटौती है वो करदाता गत वर्ष में अपने कर योग्य आय में स्वयं के स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य, आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य तथा माता पिता के स्वास्थ्य के लिए अगर लेता है तो एटीडी की छूट आपको मिल जाएगी। अच्छा, एटीडी के अलावा ये आप की जो इनकम टैक्स की किताब में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, एटीसी से एटीयू तक की जितनी भी कटौतियां हैं उनमें अगर आप विनियोग करोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या है कि अन्य कटौतियां आपको याद दिला दूं, आपकी पढ़ी हुई है वैसे, कि एटी की कटौती है, इसी तरह से आपके एटी है, एटी के अलावा एटी है, और इसके अलावा एटी है, और एटी के अलावा एटी की कटौती है जो आपको मैंने बताई दानों के संबंध में, कुछ कोषों, निधियों और पुण्यार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में है। जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, प्राइम मिनिस्टर अर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड है। ये एटीजी की कटौती में डिटेल आप किताब में पढ़ना, उसमें दिया हुआ, आपकी पहले पढ़ी हुई भी हैं। तो इस तरह से जो आपकी विभिन्न ये जो कटौतियां हैं, इन कटौतियों का फायदा उठाते हुए आप अपने कर भार को कम कर सकते हो। तो देखिए, सैलरी पेड पर्सन्स के लिए क्या है कर नियोजन, इसमें एक मोटा मोटी बात मैंने आपको बताई। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैक्स प्लानिंग कर नियोजन में आयकर के नियमों का, प्रावधानों का पालन करते हुए आपको अपना कर भार कम से कम करना है। यानी मिथ्या वर्णन करके, किसी तरह की झूठ फैला करके, किसी आय को छुपा करके अगर आप कर बचाते हो तो वो कर अपवंचना है, कर की चोरी है, वो उसका मैं समर्थन नहीं करता। आपको तो आयकर के नियम कानूनों का पालन करते हुए कर का नियोजन करना है। तो एक सैलरी पेड पर्सन्स के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी है वो अपना टैक्स प्लानिंग किस तरह से कर सकता है, इस पे मैंने आज प्रकाश डालने की कोशिश की है कि उसको एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से मिल जाएगी 50,000 रुपये की, और फिर हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो उसका माइनस हो जाएगा, और फिर उसको जो 1.5 लाख की एटीसी के अंतर्गत कटौती है वो उसको मिल जाएगी, और एनपीएस के पैसे
1.5 लाख से और ज़्यादा इसमें बैठते हैं तो 50,000 की एडिशनल कटौती उसको और मिल जाएगी। तो इस तरह से एक वेतनभोगी कर्मचारी अपने कर की प्लानिंग कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। ये मैंने आपको एमकॉम फाइनल के, क्योंकि आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, आपने पहले भी इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है और ये आपके लिए कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत इजी सब्जेक्ट होगा। इसको समझना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। पहले से इसकी जो नींव, जो फाउंडेशन है वो आपकी पढ़ी हुई है। दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो दोबारा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। ओके।